Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is India needs more women judges in the Supreme Court. तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हम देखें जस्टिस सुधांशु धूलिया के रिटायरमेंट के बाद 2 वैकेंसीज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में. तो इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग कि हम वुमेन जजेस भी लगाएं, दो मेन जजेस ही अपॉइंट कर लिए गए, जस्टिस विपुल एंड जस्टिस आलोक. जस्टिस बीवी नगराथना जो है इस वक्त ओनली वुमेन जज हैं आउट ऑफ 34 जजेस. और देखा जाए तो वुमेन ऑलमोस्ट 50% तो होंगी ही ना टोटल पॉपुलेशन में, और उनकी रिप्रेजेंटेशन हमने कितनी दी है, 1 आउट ऑफ 34. मतलब सीरियसली इतनी ज़्यादा कम परसेंटेज की. तो कैसे वुमेन के पास एक आइडियल्स होंगे कि हम भी सुप्रीम, मतलब हम भी लॉ में जा सकते हैं, हम भी जजेस बन सकते हैं. वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगी अगर उनके कोई केसेस जाते हैं तो कोई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेगा. जेंडर इम्बैलेंस इन नंबर्स. तो सिंस 1950 सिर्फ 11 वुमेन जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करेंगी हैं. डैट इज़ जस्ट 3.8% ऑफ 287 टोटल जजेस. तो जो फर्स्ट वुमेन जज रही जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में रही हैं. लास्ट टाइम जो वुमेन जब गुड नंबर्स में अपॉइंट करी गई थी वो 2021 में था, जब 3 वुमेन ने एक साथ ज्वाइन किया. और करंटली जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3% से भी कम है. डाइवर्सिटी इश्यूज़. कोई SC/ST वुमेन जजेस कभी अपॉइंट नहीं करी गई हैं, सिर्फ एक मुस्लिम वुमेन जज अपॉइंट करी गई हैं. कोई डाइवर्सिटी नहीं है कास्ट और कम्युनिटी में अमंग वुमेन जजेस. मतलब वुमेन जजेस ही नहीं अपॉइंट हो रही है तो कास्ट में या रिलीजन में तो कब आएगा फ़र्क, वो तो चलो बात की बात है. फ्रॉम द बार डायरेक्ट, मतलब वुमेन लॉयर्स जो हैं वो रेयरली इलेक्ट करी जाती हैं. अब 2 तरीके हैं आपके जज बनने की, या तो आप कॉलेजियम से रिक्रूट होते हो या फिर आप वुमेन लॉयर्स जैसे, या फिर लॉयर जो भी हैं बेसिकली डायरेक्टली एलिवेट कर दिए जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर मेरिट. पर फ्रॉम द बार अगर हम देखें कि डायरेक्टली प्रैक्टिस से किसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में ले आना, तो 9 मेन तो एलिवेट हुए हैं इस तरह, पर सिर्फ एक वुमेन आज तक इस तरह से एलिवेट करी गई हैं. जो वुमेन लॉयर्स हैं इंडिया में वो सीरियस डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं अपॉइंटमेंट्स में. लेट अपॉइंटमेंट्स के कारण टेन्योर्स भी शॉर्ट रहती हैं. अगर वो अपॉइंट ही लेट हो रही हैं तो उनकी जो प्रमोशंस हैं, फिर आगे जाके कभी चीफ जस्टिस बनने का सपना, ये सब धीरे धीरे कम हो जाता है. और अगर बाई चांस बन भी जाए तो क्या वो कुछ टाइम के लिए. इससे क्या होता है, उनके जो चांसेस हैं कॉलेजियम ज्वाइन करने के वो कम हो जाते हैं. फिर अगर कॉलेजियम में वुमेन आ ही नहीं रही हैं तो आगे से वुमेन इलेक्ट कैसे होंगी. जो चांसेस हैं CGI बनने के वो भी कम हो जाते हैं. एग्जाम्पल है जस्टिस नागरत्ना जो है वो फर्स्ट वुमेन CGI बनेंगी फॉर ओनली 26 डेज. ग्रेट. देन प्रॉब्लम्स इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस. जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो CGI डिसाइड करते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, दैट इज़ द कॉलेजियम. देन क्राइटेरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है किस बेसिस पे वो इलेक्ट कर रहे हैं. कोई रीज़न नहीं दिया जाता, पब्लिक किया ही नहीं जाता क्या रीज़न था किसी को अपॉइंट करने का. कास्ट, रिलीजन, रीजन ये तो फिर भी कंसीडर कर लिया जाता है, पर जेंडर को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. वुमेन हाई कोर्ट जजेस हु वर मोस्ट सीनियर उनको ओवरलुक कर दिया गया रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में. नीड फॉर जेंडर रिप्रेजेंटेशन. जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बार एसोसिएशंस को डायरेक्ट किया कि आप 30% सीट्स रिजर्व करो वुमेन के लिए, पर खुद के लिए उनके पास कोई रूल नहीं है. खुद आपके पास 3% से भी कम है और आप सलाहें दे रहे हैं नीचे कि आपको 30% सीट्स होनी चाहिए वुमेन के लिए. वुमेन ब्रिंग यूनिक पर्सपेक्टिव्स. तो हम क्यों चाहते हैं, हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो उनकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होनी चाहिए. अगर वो 50% हिस्सा है पॉपुलेशन का तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हो उतनी. तो फिर हर एक जेंडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाता है. पर्सनली भी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से उनके अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं. इससे पब्लिक का भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तो एक कोर्ट जो है उसे ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सोसाइटी के. फाइनल मैसेजेस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जेंडर इक्वालिटी की तो बात करता है, बट प्रैक्टिसेस इट वेरी पुअरली. अनलेस कि एंड अनटिल कि हम और वुमेन जजेस अपॉइंट नहीं करते, जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो हॉलो रहेगा. हम जजमेंट्स ऐसी पास करते हैं कि ठीक है इक्वालिटी लाए, पर अगर हम इक्वालिटी तो घर से ही शुरू करनी पड़ेगी ना. तो पहले कोर्ट्स में ज़्यादा होने चाहिए, तब हम आगे वो जजमेंट्स भी वैसे पास कर सकते हैं. करेक्टिंग जेंडर इम्बैलेंस इज अर्जेंट फॉर फेयरनेस, डाइवर्सिटी एंड जस्टिस. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ कि इंडिया के जो रीसेंट मेरीटाइम रिफॉर्म्स रहे हैं उनको कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है.
बिग मैरीटाइम रिफॉर्म पैकेज 2025, तो न्यू लॉज पास करे गए अभी अगस्त 2025 में। उनमें से कुछ एक थे इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, कैरिएज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। तो एम क्या था इनका कि जो 1908 के आउटडेटेड लॉज थे उनको मॉडर्नाइज शिपिंग रेगुलेशन लाई जाए, उनमें उन्हें ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया जाए। गोल था कि जो बिज़नेस का ईज़ है, बिज़नेस जो है उसको हम ईज़ी कर देंगे, इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। कंसर्न्स अबाउट द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, तो उसमें क्या है कि पावर की सेंट्रलाइजेशन होगी। अब एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल होगी जिसको यूनियन मिनिस्टर लीड करेंगे। जो स्टेट्स हैं उनको सेंटर की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी और उनकी जो खुद की ऑटोनॉमी है या खुद की जो इच्छा है वो लिमिट कर दी जाएगी इससे। इसे फेडरल सबऑर्डिनेशन देख रहे हैं कि मतलब सेंटर ने बता दिया और स्टेट्स उसे फॉलो कर रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है कि स्टेट और सेंटर आपस में डिस्कस करके फिर कोई रेगुलेशंस बना रहे हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इशू, तो क्लॉज 17 ने ये भी कर दिया कि सिविल कोर्ट्स तो सुन ही नहीं सकती हैं पोर्ट डिस्प्यूट्स। जो पार्टीज़ हैं उनको इंटरनल कमेटीज़ के पास जाना पड़ेगा जो अथॉरिटीज़ ने खुद ही बनाई हैं, कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उसका। इससे हो सकता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब आगे आने में झिझकें। प्रॉब्लम्स इन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, तो ऑनरशिप लूप होल क्या है कि अर्लियर जो रूल था उससे क्या होता था कि जो इंडियन फ्लैग शिप्स है ना वो प्योरली इंडियन ओन्ड होंगी, पर अब हमने पार्शियल फॉरेन और ओसीआई ऑनरशिप भी अलाउ कर दिया और कोई थ्रेशोल्ड इसका डिसाइड नहीं हुआ है कि इतनी परसेंटेज इंडियन ओन्ड होनी चाहिए, इतनी परसेंटेज बाहर के लोग भी कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं डिसाइड है। तो रिस्क है कि इंडिया एक फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस नेशन बन जाए फॉरेनर कंट्रोल शिप्स के लिए। प्रॉब्लम्स इन द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, तो बेयरबोर्ड चार्टर कम डिमाइज, तो इसमें क्या है कि इससे इंडियन ऑपरेटर्स को अलाउड है कि वो लीज पे दे लीज कर सकते हैं फॉरेन शिप्स टू इवेंचुअली ओन देम, फिर बिना किसी स्ट्रिक्ट रूल्स के फॉरेनर्स में कीप कंट्रोल इनडेफिनेटली। ब्यूरोक्रेटिक बर्डन, जो सारी वेसल्स छोटी बड़ी सब रजिस्टर होंगी जिससे कि स्मॉल ऑपरेटर्स को प्रॉब्लम होती है। एग्जीक्यूटिव ओवररीच, तो गवर्नमेंट के पास वाइड पावर्स आ गई हैं टू डाइल्यूट ओनरशिप रिक्वायरमेंट्स एनी टाइम। इशूज विद कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, तो उसमें क्या था, इंटेंशन था कि हम स्ट्रेंथन करें कैबोटेज रूल्स को, जिसमें क्या है कि इंडियन फ्लैगशिप्स ही डोमेस्टिक ट्रेड में रहें। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने गिविंग स्वीपिंग पावर्स टू अलाउ फॉरेन शिप्स अंडर वेग रीजंस की नेशनल सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजिक प्लान्स के अंडर उनको कुछ भी आप दे रहे हो, मतलब पावर्स, मतलब इनडेफिनाइट पावर्स आ चुकी हैं। स्मॉल फिशिंग एंड शिपिंग ऑपरेटर्स, तो स्ट्रगल कर रहे हैं वो विद हैवी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, वॉयेज एंड कार्गो डेटा, फिर लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन हाउ डाटा विल बी यूज्ड और प्रोटेक्टेड। ऑपोजिशन का कंसर्न है कि इतना ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल से स्टेट्स की जो पावर है वो कम हो रही है। द बिगर पिक्चर, तो हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, रियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। इंडियन शिपिंग लॉज जो हैं वो आउटडेटेड हैं, बट जो करंट रिफॉर्म्स भी हैं वो फेडरल बैलेंस को वीक कर रहे हैं, स्मॉल ऑपरेटर्स को हार्म कर रहे हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, फॉरेन ऑनरशिप एक्सपैंड्स अनचेक्ड। फाइनल मैसेज इज इंडिया मस्ट मॉडर्नाइज मैरीटाइम लॉ बट not at the cost of fairness, federalism and competition. ऑनरशिप रूल्स जो हैं, लाइसेंसिंग या डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स हैं वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो। अदरवाइज जो रिफॉर्म्स हैं वो मे बेनिफिट अ फ्यू बिग प्लेयर्स, पर जो स्मॉल ऑपरेटर्स, स्टेट्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है उन सब चीज़ों को वो हार्म कर रहे हैं। सो बेसिकली आज के हमारे 2 आर्टिकल्स थे। फर्स्ट आर्टिकल वॉज कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो होनी ही चाहिए। मतलब क्या ही मायने रख रहा है कि 34 में से सिर्फ एक ही वुमेन जज है, और मतलब कोई क्यों आइडियलाइज़ करेगा कि हमें इस पोस्ट पे आना है, वो कैसे कर पाएंगे अगर कोई हमें दिखेगा ही नहीं गर्ल्स को। नेक्स्ट आर्टिकल वाज रिलेटेड टू द मैरीटाइम लॉ कि उससे कैसे फेयरनेस और फेडरलिज्म कंपटीशन के कॉस्ट पे हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं मैरीटाइम लॉ को। सो दीज बोथ वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू।